प्रिय विद्यार्थियों, आपके अंतराल का दूसरा पाठ है आरोहण। आरोहण का मतलब होता है चढ़ाई करना, चढ़ना ऊपर। यहाँ पर पर्वतारोहण यानी कि पर्वतों की चढ़ाई तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं लेखक ने जीवन की चढ़ाई के बारे में भी बताने का प्रयास किया है। इस पाठ थोड़ा सा बड़ा है, तो उसका सारांश मैं यहाँ आपको बताता हूँ। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो लेखक संजीव द्वारा रचित इस पाठ में पर्वतीय प्रदेश का जीवन, वहाँ के संघर्ष, वहाँ की कठिनाइयाँ, वहाँ का प्राकृतिक परिवेश, इस सब के बारे में बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। वहाँ के लोग अत्यंत संघर्षपूर्ण जीवन जीने के बावजूद पहाड़ों से नीचे उतर कर आने के लिए तैयार नहीं है। उनकी भावनाओं और संवेदनाएं अपनी जगह से बड़ी गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये सब बताने की कोशिश यहाँ इस कहानी में संजीव ने की है। आइए इसकी सारांश के बारे में बता देते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो पात्र है वो है रूप सिंह। रूप सिंह का बड़ा भाई भूप सिंह है। वो जब कहानी आगे बढ़ेगी तो आपको समझ में आएगा। तो रूप सिंह जब 11 साल का था तो अपने पैतृक गांव माही जो पहाड़ों पर है, उस गांव को छोड़ करके चला गया था। तो अभी वो 11 साल बाद गांव लौट करके आ रहा है, और उसके साथ में है उसके गॉडफादर यानी कपूर साहब का बेटा, जो आईएएस ट्रेनी भी है, उसका दोस्त है, उसका नाम है शेखर। ये दोनों गांव की ओर जा रहे हैं, यानी माही की ओर। अब जो बस है वो उनको देवकुंड नाम के एक स्टॉप पर उतार देती है। वहां से पर्वतीय रास्तों से होकर अपने गांव माही जाना था, और वहां की जो दूरी है माही की पहाड़ों पर, वो है लगभग 15 किलोमीटर। रूप सिंह ने देखा कि उसके गांव तक अभी सड़क नहीं बन पाई है। 11 साल बाद वो लौटा है, देख रहा है कि अभी तक सड़क नहीं बन पाई है। ऐसे में वह अपने मित्र जो शेखर उसके साथ है, उसको पैदल ले जाना नहीं चाहता है ना। इस समय सवेरे के 10 बज रहे हैं, सुबह के 10 बजे हुए हैं, और उसको मालूम है कि पैदल चलते चलते आखिरकार शाम हो जानी है। शेखर अपने बायनोकुलर से पहाड़ों और वादियों के मनोरम जो दृश्य हैं उनको देखने में लगा हुआ है, परंतु रूप सिंह को देवकुंड और माही के बीच पसरे पहाड़, उसके पीछे धुंध जैसे बादल और 10,000 फीट की ऊंची पहाड़ी चढ़ाई नजर आ रही है। कैसे वहां पहुंचना है। उसने चाय पीते हुए चाय वाले से पूछा, वहाँ जो देवकुंड स्टॉप पे एक चाय वाला है, उससे पूछा कि यहाँ कोई घोड़ा वोड़ा नहीं मिलता है क्या, है ना, ऊपर जाने के लिए। चाय वाले ने जवाब दिया कि आप कने जाना छावा, वहाँ की जो लैंग्वेज है, वहाँ की भाषा है, उसका बहुत सुंदर प्रयोग भी संजीव ने किया है। आपको कहाँ जाना है। रूप सिंह ने जवाब दिया, माही, सरगी से पहले का गांव। सरगी एक जगह है, उससे पहले का जो गांव है वहां जाना है, उसका नाम है माही। चाय वाला कुछ सोचता रहा और आगे बढ़कर गुमसुम से वहीं 9-10 साल का एक लड़का बैठा है, उसको आवाज दी और उससे पूछा कि तू माही जाएगा क्या। वह किशोर जिसका नाम महीप है, वो 2 घोड़े लेकर चला आया कि हाँ जाना है। दोनों घोड़ों पर सवार होकर गांव की ओर चल पड़े। चाय वाले ने 100 रुपये मेहनताना उसका तय करा दिया कि 100 रुपये इसको मेहनताने के देने। किशोर महीप उनके साथ साथ पैदल चल रहा था, मतलब वो पैदल चल रहा था, ये दोनों घोड़ों पर बैठे थे। दोनों आपस में पत्थरों और पहाड़ों की किस्मों के बारे में बात कर रहे थे, शेखर और रूप सिंह। और अपनी बातों में वो उस किशोर को भी शामिल करना चाह रहे थे, लेकिन वह किशोर अनिच्छा, यानी कि उसको इस सब बातों में कोई रुचि नहीं है। वह चुपचाप गुमसुम चला जा रहा है। वे पहाड़ी रास्ते पर बढ़ते ही जा रहे थे कि कहीं दूर से अज्ञात नारी कंठ से एक दर्द भरा गीत गूंज उठा। एक गीत की आवाज उन्हें सुनाई दी, जिसे सुनकर रूप सिंह भावुक हो गया, क्योंकि 11 साल बाद वो लौट रहा है। अचानक उसे अपने बचपन की यादें ताजा हो गई। उसने शेखर को बताया कि एक बार जब वह माही से भागकर देवकुंड जा रहा था, उसके बड़े भाई उसे ढूंढते ढूंढते आए और उसका हाथ पकड़कर वापस ले जाने लगे। बड़े भाई यानी भूप सिंह ले जाने लगे। तो उसने अचानक हाथ छुड़ाने के लिए
पहाड़ी पर से ही धक्का दे दिया बड़े भाई को। बड़े भाई के हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उन्होंने रूप सिंह का हाथ नहीं छोड़ा और दोनों लुढ़कते लुढ़कते एक पेड़ में फंसकर, एक पेड़ के इधर और एक पेड़ के दूसरी ओर पहाड़ पर लटक गए। लेकिन जो बड़े भाई थे वो बड़े मजबूत थे, बड़े सख्त थे, उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा और आखिरकार कैसे भी कोशिश करके वो खींच तान करके पहाड़ी के ऊपर रूप सिंह को ले करके आए। और उन्हें लग रहा था कि वे समझ रहे थे कि वे अपनी ही गलती से गिरे हैं, जिसके कारण उन्हें वो अपने आप को कसूरवार समझ रहे थे। खैर, जैसे तैसे खींचकर ऊपर लाए और पत्ते निचोड़ कर खरोंचों पर लगाया। जो खरोंचे इसके आ गई हैं घिसने से, वहाँ से लुढ़कने से ऊपर से, जिसके दाग अभी तक बने हुए हैं, ऐसा रूप सिंह ने बताया। इसके बाद रूप सिंह और शेखर पर्वतारोहण पर चलते चलते पर्वतारोहण पहाड़ों की चढ़ने पर किस तरह से उस पर चर्चा करने लगे। आरोहण के दुस्साहसिक अभियानों पर बहस करते करते उन्हें अब यह ध्यान रहा कि कब वो पहाड़ों से उतरकर एक ढलान पर चले आए हैं। चलते चलते उनकी दृष्टि एक 14-15 साल की लड़की पर पड़ी जो भेड़ें चरा रही थी। यह देखकर शेखर ने पूछा कि उसे कभी किसी लड़की से प्यार हुआ था। शेखर ने किससे पूछा? रूप सिंह से। रूप सिंह ने बताया कि उससे इससे भी सुंदर शैला नाम की लड़की से प्यार हुआ। वह उस लड़की के लिए बुरुंस के फूल तोड़ करके लाता था, सेब या आड़ू मिल जाते वो लाता था, उसे लाकर देता था, उसकी भेड़ें हाँका करता था और वह बैठी बैठी स्वेटर बुना करती थी। बाद में पता चला कि वह स्वेटर वह उसके बड़े भाई के लिए यानी कि रूप सिंह के लिए बुना करती है। खैर, रूप सिंह ने शेखर को वह स्थान दिखाया जहाँ शैला भेड़ें चराया करती थी और वे दोनों मिला करते थे। परंतु चारागाह झरने न देखकर वह चौंका, क्योंकि वहाँ वो सब जगह दिखाई नहीं दी उसे। और उसने लड़के से पूछा कि ये लड़के तू हमें कहाँ ले आया जा रहा है? उसे लगा कि ये गलत रास्ते पे ले जा रहा है। उसने जवाब दिया माही, और बताया कि पहाड़ के धस में पहाड़ धस गया था और उससे सारा यहाँ का जो नक्शा है वो एकदम से बदल गया, यहाँ सब दब ढक गया। शेखर ने महीप से उसके बारे में पूछना चाहा, पर महीप ने खराब रास्ते का हवाला देकर, शेखर चाहता है कि ये जो दिलीप है वो अपने बारे में ही बताए, लेकिन उसने टाल दिया और आगे बढ़ने लगे। वो घोड़ों को पानी पीता देख रूप ने शेखर को बताया, रूप सिंह ने, कि किस तरह से शेखर के जो पिता हैं कपूर साहब एक बार यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए थे और रास्ता भटक गए थे। तब उसने ही चुस्ती दिखाते हुए पहाड़ पार कराया था, जिससे वे खुश होकर उसे अपने साथ मसूरी लिवा ले गए थे। ये 11 साल पहले की बात है। और वहीं उसने 11 साल बिता दिए। अब ये 11 साल बाद लौट रहे हैं ना। तभी महीप ने आवाज देकर आगे चलने के लिए कहा। ये चलिए। उसका गांव निकट आता जा रहा था और रूप सिंह को सूपिन नदी, जंगल, पीछे हिमांग का ऊंचा पहाड़, अपना खेत, घर, बाबा, माँ और भूप दादा के अलावा केदार कांठा, दुर्योधन का मंदिर, ये सब चीजें याद आने लगी। गांव पहुंचकर उसने महीप को 100 रुपए के बजाय 10-10 के 12 नोट दिए, है ना। रूप सिंह ने उससे रुकने का आग्रह किया कि आप रुक जाए, रात होने वाली है, लेकिन वह चला गया वहां से वापस। वो रुका नहीं। कौन? दिलीप। अब वहां उस गांव में 2 अजनबियों को आया देखकर कुछ आदमी और औरत वहां इकट्ठे हो गए। रूप सिंह ने आगे बढ़कर एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, करीब 11 साल पहले यहाँ राम सिंह रहा करते थे, जिनके 2 लड़के थे, भूप सिंह और रूप सिंह। उनका घर किधर है ना? एक हिमांग पहाड़, उनका घर हिमांग पहाड़ के नीचे था। यह सुन बूढ़े ने कहा, रूप तो बहुत पहले भाग गई है, यानी कि रूप सिंह। वो पहचान नहीं पाया इसको कि वो तो बहुत पहले भाग गया था। अब उसने स्वयं को रूप सिंह बताते, जब उसने अपना परिचय दिया और उससे कहा कि आप तो दादा त्रिलोक सिंह हैं, तभी किसी अन्य व्यक्ति ने पूछा, पर आप अब तक थे कहाँ? तब रूप सिंह ने पर्वतारोहण संस्थान मसूरी और पर्वतारोहण संस्थान के बारे में बताया। ये भी बताया कि उसे पहाड़ों पर चढ़ने की वह वहाँ ट्रेनिंग देता है और उसके लिए पहाड़ों पर चढ़ने का काम करता है और इसके लिए उसे 4000 रुपये महीने भी मिलते हैं। यह सुनकर के वहाँ के लोगों को हंसी आई कि देखो, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए भी इनको पैसे मिलते हैं। इतनी देर में वहाँ पर उस
तब त्रिलोक सिंह ने उसे घर और उसके माता पिता के न रहने की बात बताई कि कैसे पहाड़ धंस गया था और उसमें सब दब गया। उन्होंने ही भूप सिंह और उसकी पत्नी और उसके पुत्र के बारे में ही बताया। तभी वहां भूप सिंह आ गया। ऊपर पहाड़ पे रहता है भूप सिंह, जो बड़ा भाई है। भूप सिंह आ गया। रूप सिंह ने आगे बढ़कर उसके पैर छुए। शेखर ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। भूप सिंह ने उनके बैग कंधे पर लादे और उन्हें उठाकर और ऊपर पहाड़ों पर चढ़ाई के लिए ले चल पड़े, जहाँ की उसका जो अपना ठिकाना बना लिया है उसने। थोड़ी दूर चलते ही खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई। पहले तो पेड़ और पत्थरों के सहारे चढ़ते रहे, पर शीघ्र ही थककर रुक गए। तब भूप सिंह कमर में मफलर बांधकर बारी बारी से दोनों को चढ़ा करके ले गए। ऊपर पहाड़ की पीठ पर कुछ समतल भूमि पर उन्होंने खेती कर रखी थी। वहीं बगल में 2 छानी थी, झोपड़ी जैसी, जिनमें एक के नीचे खड़ी औरत भूप सिंह की पत्नी थी। उन्होंने खाना खाया और सो गए, थककर, बहुत थकान हो गई थी। रात में बहुत जोरदार वर्षा हुई। अगले दिन नाश्ते पर सब एक साथ बैठे, भुने मक्के और चाय का नाश्ता किया। नाश्ते पर ही भूप सिंह ने पहाड़ धसकने, खेत, मकान, माँ बाबा सभी के मलबे में दब जाने और खुद के किसी तरह बचने की बात बताई। उसने अकेले पढ़कर मुसीबतें झेलने और सब कुछ खोने के बाद मौत को पीठ पर बैठने की कहानी भी सुनाई। बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि किसी तरह मलबा हटा हटा कर यहाँ खेती करना शुरू किया। फिर शैला को भी लिया। शैला वही जो उनके लिए स्वेटर बुना करती थी, है ना, उससे शादी कर ली थी। अब तो उन्होंने खूब मेहनत की। खेतों को सींचने के लिए झरने का रुख मोड़ दिया। ऊपर से एक झरना आ रहा था, वो दूसरी तरफ बहता था, तो उसको खेतों में सिंचाई के लिए अपनी मेहनत करके खेतों की तरफ उसका एक थोड़ा सा रुख कर लिया। इसी बीच शैला को बच्चा होने वाला था। तब वह दूसरी औरत ले आया ताकि खेती का काम होता रहे। शैला से एक बेटा महीप पैदा हुआ। महीप अभी 9 साल का ही था कि शैला ने सूपी नदी में छलांग लगा करके आत्महत्या कर ली। उसे दूसरी औरत शायद बर्दाश्त नहीं हुई और इस कारण उसने नदी में छलांग लगा दी। बस उसी यानी भूप सिंह को शैला वो जो महीप है, इसीलिए वो महीप भी चला गया है। जो भूप ये अब पता लगा कि ये जो महीप है जो इनको घोड़े पर लाया था, ये रूप सिंह का भतीजा यानी कि भूप सिंह का बेटा है। लेकिन वो भूप सिंह को अपनी माँ की मृत्यु का जिम्मेदार समझता है और इसलिए वो यहाँ आता नहीं है। और यही कारण कि वह भूप सिंह से दूर रहता था। अब रूप और शेखर समझ गए कि कल महीप ने बात क्यों नहीं की थी। यह सब बताते हुए भूप सिंह का गला भराया। रूप सिंह ने उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा कि अब दादा बहुत हो गया, अब मेरे साथ चलो, वहाँ मेरे पास अच्छा क्वार्टर है और वहीं रहेंगे आराम से और अच्छी खासी मुझे पैसे मिल जाते हैं, सैलरी मिल जाती है, तनख्वाह मिल जाती है, तो आराम से गुजारा हो जाएगा। पर वे साथ जाने को तैयार नहीं हुए। तब रूप ने उनसे कहा कि यह पहाड़ कभी भी धंस सकता है। हम सब नीचे चले गए, आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? ये है ना, पहले भी धंस गया था तो सब कुछ नष्ट हो गया, ये फिर धंस सकता है और उसमें सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसलिए आप चलो हमारे साथ। तब भूप सिंह ने भावुक होकर कहा कि कौन कहता है कि मैं अकेला हूँ? मैं अकेला नहीं हूँ। यहाँ माँ है, बाबा है, शैला है, सब सोए पड़े हैं, यानी कि उनकी स्मृतियाँ हैं, उनकी यादें हैं। हया महीप है, बल्द है, मेरी घरवाली है। इन पहाड़ों में मेरे पुरखों, मेरे प्यारों की आत्मा भटकती रहती है। मैं उनसे बात करता हूँ। अब तो जिंदा रहे तक मैं यहीं रहूँगा, मेरे बैल यहीं रहेंगे, सब कुछ यहीं रहना है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। और भूप पहाड़ से अपना लगाव न त्याग सके और रूप के साथ चलने के लिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। तो ये इस कहानी का सारांश है कि किस तरह से लोगों का अपनी ज़मीन के प्रति जो लगाव है वो यहाँ भावुकता दिखाई देती है। और इसके साथ पहाड़ी जीवन के जो संघर्ष हैं, जो समस्याएं हैं, उसका भी बहुत सुंदर चित्रण संजीव ने इस कहानी आरोहण में किया है। आप पढ़ेंगे पूरी तरह से तो आपको बहुत आनंद आएगा, इसलिए पढ़िएगा ज़रूर। धन्यवाद।